नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के आज तीसरे दिन सदन में जोरदार हंगामा, कांग्रेस ने किया वॉकआउट। भारत सरकार की कुशल नीतियों के चलते हीरापुर गांव का पवन पहुंचा गांव, परिजनों ने सरकार का किया धन्यवाद। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का प्रदर्शन लगातार जारी, झाड़ू और काले झंडों के साथ किया प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन है। तीसरे दिन धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक को लेकर सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने विधेयक की प्रति फाड़ दी, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कादियान को पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया। हंगामा सीएम मनोहर लाल के उस बयान पर हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि सामने वाले बेंच पर बैठे सभी सदस्य भी धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। इस बयान को लेकर कांग्रेस के विधायकों ने जमकर हंगामा किया और वे वेल तक पहुंच गए। कांग्रेस का सदन से वॉकआउट कर दिया गया। बजट सत्र में एक सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि पूरे प्रदेश की सीमा पर पिलर लगेंगे। पंजाब, दिल्ली, यूपी, हिमाचल प्रदेश व राजस्थान की हरियाणा से लगती बाउंड्री चिन्हित करेंगे। बॉर्डर एरिया पर लगने वाली हरियाणा की जमीन पर विवाद नहीं होंगे। हरियाणा यूपी बॉर्डर पर पिलर लगने की प्रक्रिया पानीपत में शुरू है। वहीं पर दुष्यंत चौटाला ने बताया कि एक साल में 5 रेफरेंस पिलर, 91 सब रेफरेंस पिलर और 2423 बाउंड्री पिलर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बता दें कि 8 मार्च को बजट पेश होगा और इस दिन प्रश्नकाल नहीं होगा। सीएम मनोहर लाल 8 मार्च को बजट पेश करेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच बीते कई दिनों से जंग जारी है। स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है, जहां पर हजारों भारतीय छात्र अपनी जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। वहीं भारत सरकार की कुशल नीतियों के चलते फरीदाबाद के हीरापुर गांव का पवन गौड़ सकुशल अपने घर पहुंच गया है। यूक्रेन से सकुशल लौटे पवन गौड़ का पूरा गांव ढोल बजाकर स्वागत कर रहा है। वहीं भारत सरकार की सकुशल नीतियों की सराहना की जा रही है। पवन गौड़ की माने तो वहां पर स्थिति बहुत भयानक बनी हुई है। चारों तरफ गोली और बारूद चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। उसने कहा कि सकुशल भारत लौटने की सारी उम्मीदें मर चुकी थी, लेकिन भारत सरकार की सकुशल नीतियों के चलते भारत के सैकड़ों छात्र अपने घर पहुंच चुके हैं। वहीं परिजनों ने सरकार का धन्यवाद किया और बेटे के घर पहुंचने पर लड्डू बांटकर खुशी जाहिर की। सर, अपनी मातृभूमि वापस आया हूँ सर, अपनी मिट्टी में सर फिर वापस आया हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये बातें मैं और ये जो अनुभव है ये मैं बयान नहीं कर सकता सर, शब्दों में सर ये बिल्कुल बयान नहीं हो सकता और बहुत अच्छा लग रहा है। और ये इस खुशी का सर इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, कोई छोड़ नहीं है सर। रूस और यूक्रेन में भारी युद्ध चल रहा है। किस तरह की भावी स्थिति इस समय वहाँ पे बनी हुई है? सर, स्थिति इतनी भयानक है सर कि मैं बता नहीं सकता। बच्चे जो हैं सर वो अपने जो कमरे हैं, अपने हॉस्टल, अपने अपार्टमेंट छोड़ के वो बंकर के अंदर घुसे हुए हैं सर। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन लगातार उनको वहाँ रखना पड़ रहा है सर। खाने पीने का जो भी उनके पास जो चीज़ें रखी हुई थी, जो सीमित थी, वो ही हैं सर, और वो पता नहीं कब ख़त्म हो जाएं। और चीज़ें सर क्योंकि बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूक्रेन गवर्नमेंट ने जो सिविलियंस हैं उनके हाथ में बंदूकें दे दी हैं कि आप खुद आर्मी हैं, आप खुद अब निपटिए, तो सर वो कहीं ना कहीं कंडीशंस और बदतर बनाती हैं। यूक्रेन में फंसे फरीदाबाद जिले के बच्चों के बारे में जानकारी लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र यादव से खास बातचीत की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि उपलब्ध करवाए गए डेटा के अनुसार फरीदाबाद के कुल 117 बच्चों की लिस्ट उन्हें मिली थी, जिनमें से 113 बच्चों के परिजनों ने संपर्क कर लिया गया था, जबकि 4 बच्चे अन्य राज्यों और अन्य जिलों के थे। उन्होंने बताया कि अब तक 51 बच्चे अपने घर पहुंच चुके हैं और आज शाम तक 8 से 10 बच्चे और भी पहुंचने की उम्मीद है। शेष बच्चे भी जल्द ही वापस आ जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि बल्लभगढ़ की छात्रा मानसी मंगला पोलैंड में इंडियन एम्बेसी में है और ऐसी बच्ची के पासपोर्ट और अन्य कागजात गुम हो गए थे और उम्मीद की जा रही है कि 2-3 दिन में इसके डॉक्यूमेंट्स दोबारा बन जाएंगे और उसको स्वदेश वापसी हो जाएगी। नहीं, फरीदाबाद ज़िले की बात करें तो फरीदाबाद के टोटल जो MEA से हमारे पास डाटा आया है 117 बच्चे, और हरियाणा सरकार से जो हमें आदेश मिले थे, डिवीज़न कमिश्नर और हमारे रेजिडेंट कमिश्नर संजय जून सर हैं, वो इसके नोडल अधिकारी हैं, तो उनके निर्देशों के बाद जो डायरेक्शंस आई थी 117 के 17 जो बच्चों के घर पे हमने विजिट किए हैं। हमारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार और सीनियर ऑफिसर्स ने पर्सनली वहाँ जाके उनके परिवार वालों से मदद की है। 117 में से 113 घर हमने विजिट कर लिए। 4 बच्चे फरीदाबाद जिनका एड्रेस था वो गलत था, एक नासिक से था
एक पलवल डिस्ट्रिक्ट से था, एक रेवाड़ी में शिफ्ट हो गया, एक गुड़गांव में। 113 हमने कल शाम को 2 तारीख को शाम तक सभी फैमिलीज़ मेंबर्स को कनेक्ट कर लिया है। 113 में से कल जो हमने डाटा कंपाइल किया था, 51 बच्चे जो हमारे फरीदाबाद के बच्चे थे वो अपने घर आ चुके हैं। बाकी आज भी मेरे ख्याल से 8 से या 10 बच्चों को आने की उम्मीद है। उनकी भी कि वो जब यहाँ लैंड करें तो उनका स्टे और उनका प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन, वो डिवीज़नल कमिश्नर साहब, रेजिडेंट कमिश्नर हरियाणा भी है, वो उनकी टीम बिल्कुल उस पर निरंतर ध्यान रख रही है। और कोशिश यही है भारत सरकार की भी और हरियाणा सरकार की कि जो भी हमारे बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं वो सुरक्षित अपने घर पहुँचे। यमुनानगर के न्यू हमेदा में एक ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े बदमाशों ने गन पॉइंट के बल पर एक व्यापारी से लाखों रुपए का सोना लूटा और फरार हो गए। जब व्यापारी ने शोर मचाने की कोशिश की तो जाते जाते उसके सिर में गोली भी मार गई। इसके चलते व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया और नजदीक के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और फोरेंसिक टीम को घटनास्थल पर बुलाकर जांच शुरू करवा दी गई है। उस पे एक युवक ने पिस्तौल ताना, उसके बाद 2 युवक और बाहर निकले हैं और दुकानदार ने जब उनको रोकने का प्रयास किया तो दुकानदार ने उन्होंने गोली चलाई। तो अभी तक सिटी के आसपास के एरिया में लगी। तो जाते हुए उन्होंने फिर यहाँ से भागने की कोशिश की तो एक सरदारी सेक्रेटरी है, उनकी मोटरसाइकिल उन्होंने छीन के फिर उस पर वो खड़ा। हमने एरिया में नाकाबंदी और पता लगा है कि अभी वेरीफाई किया जाता है कि वो अपनी मोटरसाइकिल यहाँ पे छोड़ गई। उससे हम वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी हम इसको भेजें। सर लूट होगी थी जो अभी कोशिश की? देखिए सेफ तो अंदर खुला हुआ है तो दुकानदार से उन्हीं से सही में पता लगता है, क्योंकि सेफ खाली है तो लगता है कि कुछ हो सकता है। हालात कैसे? अभी मैं जाकर हॉस्पिटल में पता करूँगा। SHO का फ़ोन आया था, शायद ठीक है बट एक बार मेरे को जाके पता। लॉकडाउन के समय से बंद अंबाला से कटरा माता वैष्णो देवी बस सेवा अंबाला रोडवेज ने बहाल कर दी है। हालांकि यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली से चलाई जा रही सेवा प्राप्त नहीं थी। इस सेवा के बहाल होने से जहां अंबाला वासियों को राहत मिली है, वहीं रोडवेज को भी आर्थिक लाभ पहुंचेगा। आज से यह बस सेवा अंबाला कैंट बस अड्डे से चलकर कई बस स्टॉप पर रुकती हुई कटरा तक जाएगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए बस अड्डे में CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिससे किसी भी घटना को देखा जा सकता है। हमने कोरोना काल के बाद कटरा के लिए बस शुरू कर दी है। पहले दिल्ली से तो आती थी दूसरे डिपोओं की, अब हमने हमारे अंबाला डिपो की बस यहाँ से कटरा के लिए शुरू कर दी है, जिससे यात्रियों को तो फ़ायदा होगा, साथ में विभाग को भी आर्थिक फ़ायदा होगा। ये कोरोना काल से बस बंद थी, यात्रियों की डिमांड आ रही थी। यात्रियों की डिमांड पे हमारे GM साहब ने अब कोरोना काल के बाद कटरा के लिए बस शुरू कर दी है। अंबाला शहर के महिला ITI में प्रिंसिपल भूपेंद्र पाल के खिलाफ स्टाफ व संस्थान की छात्राओं ने धावा बोल दिया। छात्राओं ने प्रिंसिपल पर दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं। वहीं महिला स्टाफ का कहना है कि प्रिंसिपल के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और बात बात पर उन्हें सस्पेंड करने की धमकी दी जाती है। प्रिंसिपल के इसी व्यवहार से परेशान होकर एक अध्यापक नितिन डिप्रेशन में है और आज सुबह छात्राओं व स्टाफ के द्वारा प्रिंसिपल को संस्थान में घुसने नहीं दिया गया और गेट पर जमकर नारेबाजी की गई और प्रिंसिपल को सस्पेंड करने की मांग की जा रही है। उनका कहना है कि जब तक प्रिंसिपल को सस्पेंड नहीं किया जाता तब तक यह धरना ऐसे ही जारी रहेगा। जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल के खिलाफ, क्या वजह? सुनीता खन्ना यहाँ पे वर्ग अनुदेशक है और यहाँ पे स्टाफ और प्रिंसिपल के बीच जो भी झगड़ा है, स्टाफ की ये कंप्लेंट है कि प्रिंसिपल हमसे डबल मीनिंग बातें करते हैं। हम उनके कहने के ज़रा सा भी खिलाफ जाए, जैसा कि कोई गलत दबाव में परचेजिंग होती है, सामान खरीदते हैं, हमसे गलत साइन करवा के कहते हैं इसको रिसीव करो। अगर हम ऐसी रिसीविंग करते हैं तो हम फंसते हैं, फिर फिजिकल वेरिफिकेशन करके कहते हैं कि हमने तो आपको ठीक सामान दिया था। ये स्टाफ की प्रॉब्लम है कि गाली गलौज करके भी बात करते हैं। कल भी मेरे सामने ये बात हुई थी, स्टाफ ने ये सब सर को सामने ही बोला था 10 बंदों के बीच में कि आप हमें गाली गलौज देके करके बात करते हो, और जिस वजह से सारा स्टाफ परेशान होकर आज स्टूडेंट्स भी कह रहे हैं। एक हमारा नितिन कुमार यहाँ पे इंस्ट्रक्टर है जिसकी हालत अब काफ़ी ख़राब है, उसको देख के सब लोग इतने रोष में है कि हम सभी अकेले में मेंटल टॉर्चर हो रहे हैं, जिस वजह से सारा स्टाफ भी परेशान है, बच्चे भी परेशान हैं और यही कह रहे हैं कि भी जैसे वो मेंटल टॉर्चर हुआ है ऐसे हम भी मेंटल टॉर्चर हो रहे हैं। यही सबकी प्रॉब्लम है जिस वजह से ये जो सारा रोष है बच्चों के बीच भी, स्टाफ के बीच भी। तो मैम बच्चों के साथ आप भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं?
बच्चों के साथ प्रोटेस्ट नहीं, हम जहाँ वर्ग अनुदेशक की बात है, मैं संजय वर्मा, मैं सुनीता खन्ना, संजय वर्मा और कृष्ण जी, यहाँ 3 वर्ग अनुदेशक हैं। तीनों वर्ग अनुदेशकों के साथ ये समस्या है कि स्टाफ कहता है हम नहीं कहना मानते। क्यों नहीं मानते? कि अगर प्रिंसिपल 12:30 बजे आता है, हम 9:05 पे आते तो हमारी छुट्टी कट जाती है, जबकि सारा स्टाफ 9 से 5 हाजिर होता है। अगर किसी को एक दिन 9:05 पे हाजिर हुआ तो उसकी हाफ डे छुट्टी कट जाती है। प्रिंसिपल रोज़ 12:30 बजे आते हैं, अक्सर 12:30 बजे आते हैं, 11 बजे आते हैं, 12 बजे आते हैं। तो वो कहते हैं जब उनके लिए आप सीनियर होकर एक्शन नहीं ले सकते तो हमारे लिए क्यों आप बोलते हो? अब हमारे लिए ये समस्या होगी कि हम अगर स्टाफ के पास जाते हैं, स्टाफ हमारी नहीं सुनता, प्रिंसिपल के पास जाके हम कह नहीं सकते कि सर आप बॉस हो, आप क्यों लेट आते हो, ये हम पूछने का हक नहीं रखते। ठीक। सर हम इस वजह से धरने पे बैठे हैं क्योंकि ना प्रिंसिपल सर सब टीचर्स को टॉर्चर करते हैं। उनकी वजह से एक सर हैं नितिन सर, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो चुकी है और वो डिप्रेशन में चले गए हैं। अगर वो कुछ कर लेते तो क्या होता। नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी के चलते अंबाला शहर में नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के द्वारा झाड़ू और काले झंडे के साथ प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में संघ के प्रधान सतपाल मचल भी शामिल रहे। नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रधान सतपाल मचल से बातचीत करने पर उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कर्मचारियों ने सरकार से कुछ मांगे रखी हुई हैं। उनकी सरकार से यह अपील है कि इन गरीब कर्मचारियों का भला करे, न आने वाले टाइम में फिर दोबारा सरकार आए और सरकार का वे लोग गुणगान करेंगे। कर्मचारी संघ हरियाणा प्रधान सतपाल मचल नगर निगम से। और मेरी कुछ ऐसी उम्मीदें हैं सरकार द्वारा रखी हुई है कर्मचारियों ने। एक तो कच्चों को पक्का करने के लिए और दूसरा इनका एक पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए और ठेकेदारी प्रथा खत्म करने के लिए हमारी सरकार से निवेदन है। मुख्यमंत्री जी से, अपने निकाय मंत्री जी से, अपने नीलबी जी से, अपने असीम गोयल जी से मैं निवेदन करता हूँ इनका गरीब आदमियों का भला करें। आने टाइम में फिर दोबारा सरकार आए, हम इनका नाम जपते रहें। तीव्र गति को लेकर बदनाम हरियाणा रोडवेज की बसों के चलते कई बार बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। कल नेशनल हाईवे नंबर 44 पर गरुड़ा के नजदीक भी एक ऐसा ही हादसा हो गया। बस की चपेट में आने से 28 वर्षीय सीमा की मौत हो गई और उसके पति इस समय अस्पताल में उपचाराधीन हैं। जानकारी के मुताबिक अंबाला के रहने वाले पति पत्नी पानीपत में काम करते हैं। कल जब वे पानीपत से अपने घर अंबाला की तरफ जा रहे थे तो घरोंडा पहुंचकर बस की चपेट में आ गए। हरियाणा रोडवेज की एक बस ने बाइक सवार दंपति को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। अस्पताल में उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। जांच अधिकारी ने बताया कि महिला का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बस चालक मौके से फरार हो गया है, जबकि बस को कब्जे में ले लिया गया है। इस घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस बस चालक का पता नहीं लगा पाई है। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर कई सवाल भी खड़े होते हैं। आखिर एक सरकारी बस के ड्राइवर का पता लगाने में पुलिस को इतना समय क्यों लग रहा है? कल रुक्का अमृता हॉस्पिटल से रुक्का मिला था। ये एक लेडीज है, नाम सीमा, अम्बाड़ा की रहने वाली है, जो RSA में ब्रॉड डेड अमृता अस्पताल है। और जो अमृता हॉस्पिटल पहुँच कर बयान लिए गए, FIR दर्ज कर दी गई। दोनों व्हीकल कब्जा पुलिस में है। आज पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद ड्राइवर मौके से फरार है, उसको काबू करके कार्रवाई की जाएगी। ड्राइवर की पहचान हो गई है? ड्राइवर की अभी रोडवेज की बस है, वो पता करेंगे, ये तफ्तीश का हिस्सा है। कैसे एक्सीडेंट जानकारी मिली होगी आपको? जो बस है सर्विस लैंड से मेन रोड पे गई तो मोटरसाइकिल को टक्कर हिट कर दिया और मोटरसाइकिल पे 2 सवारी थी। जो इसकी नसरुद्दीन का नाम व्यक्ति है, इसकी घरवाली की मौत हो गई। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में विश्व श्रवण दिवस मनाया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता ने अस्पताल में आए लोगों को और स्टाफ को इसके बारे में कई अहम जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि हर साल 3 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। वहीं उन्होंने लोगों को संदेश देते हुए कहा कि किसी भी सूरत में अपने कान से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि जो लोग नहाने के बाद ईयरबड का प्रयोग कर कान से पानी साफ करने के लिए करते हैं, उन्हें कभी भी भूलकर ऐसा नहीं करना चाहिए। हर एक साल 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे आज के कार्यक्रम का मोटिव ये था कि लोगों को अवेयर किया जाए, वो जल्द से जल्द आकर अपने आप को दिखाएं, जिससे कि उनकी बीमारी को अर्ली स्टेज में पकड़कर उसका निवारण किया जा सके और वो बीमारी तेज़ी से ना बढ़े। हम वर्ल्ड के अंदर आज की डेट में 432 मिलियन अडल्ट्स और 34 मिलियन
बच्चे हियरिंग से अफेक्टेड हैं। इसमें 6.3 मिलियन इंडिया के अंदर हैं। इनमें 50% तक की डेफनेस हम प्रिवेंट कर सकते हैं यदि हम उनको अर्ली डायग्नोज करें। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।